अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं मिस पशुजान अंसारी एंड आज एक बहुत ख़ास दिन है। आप लोग समझते हैं कि बस मिसबा, आयशा और राबिया तो गायब हो गए हैं, बट हम लोग अब आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज पे बिकॉज अवेयरनेस फैलाना हमारा मकसद है। सो आज का कौन सा ऐसा दिन है जो मैं आई हूँ आप लोगों के पास। टुडे इज़ इंटरनेशनल ऑटिज़म अवेयरनेस डे और उसके लिए मैंने आज बहुत ही ख़ास मेहमान को दावत दी है। हम आज बात करेंगे कि ऑटिज्म क्या है। We will also talk about her journey. We will also say awareness क्यों ज़रूरी है, and we will talk about importance of early intervention because यही हमारा organization का गोल है। So आज मेरे साथ हैं मैम सदफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, how are you? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। सो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि सदफ कोई एक आम इंसान नहीं है। शी इज़ अ पर्सन जो कि लोगों की ज़िंदगियों में चेंज लाता है। शी इज़ अ रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट है। इन्होंने BCBA के अंदर अपनी तालीम हासिल की है। शी इज़ वर्किंग एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल। और हम अब मैम सदफ से कहेंगे कि आप अपना फुल डिटेल इंट्रोडक्शन हमें कराएं। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ आरिफ है और मैंने अपनी मास्टर्स साइकोलॉजी में किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन 2016। आफ्टर दैट आई ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क विद चिल्ड्रन। मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है शुरू से। मुझे बच्चों को शुरू से ही इनको चाइल्ड लेबर इन सब ये टॉपिक मेरे शुरू से ही बड़े इंटरेस्ट के रहे हैं। बच्चों पे जो ज़ुल्म होते हैं, बच्चों के साथ जो भी हो रही थी ज़्यादतियाँ या मेंटल रिटार्डेड बच्चों को देख के मैं हमेशा ये सोचती थी कि व्हाट इफ के अगर इनके पेरेंट्स ना रहे तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आएगा? व्हाट इफ के केयर टेकर नहीं होंगे इनके तो ये करते क्या होंगे? मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रहती थी। देन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मुझे चाइल्ड साइकियाट्री में जगह मिली। मैंने बच्चों के साथ वहाँ स्टार्ट किया काम, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा। देन फिर मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को जॉइन किया फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स और फिर मैं यहीं पे ही उसके बाद से अपनी जो खिदमत है वो सरअंजाम दे रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे एक तो बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो ADHD के साथ होते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ के साथ होते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, इन बच्चों के साथ हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे एक बच्चों में जब हम लोग मैनेजमेंट के बाद चेंज देखते हैं तो वो एक इटसेल्फ मोटिवेशन होती है जो आपको रखती है अपनी फील्ड में ना एक। जब आप प्रोग्रेस देखते हो पेशेंट्स का, पेरेंट्स का, अटेंडेंट्स का, उनका प्यार देखते हो अपने लिए और वो चेंज जब बच्चों में आता है, मैनेजमेंट होती है वो, एक बच्चा नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की तरफ मूव करता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। दैट इज़ द रीज़न जो मुझे यहाँ तक अब तक पहुँचे। Right. Welcome to our show. And it's such an honor कि आप हमारे शो में आई हैं to create awareness क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में awareness की बहुत कमी है. But first I want to know कि why Sadaf choose to work with children who has autism? क्यों आपने ये choose की field? बिकॉज़ इट इज़ द मोस्ट मतलब लेबल लग जाता है ना हमारी सोसाइटी में बच्चे को कि एक ही लेवल से जैसे अगर कोई बच्चा अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा, टिपिकली डेवलप नहीं कर रहा, तो उसको एब्नॉर्मल का लेबल लग जाता है, डिसेबल का लेबल लग जाता है या पागल, मोस्टली लोग पागल उसको कह के उसके उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, बाकी बच्चों पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, नेग्लेक्टेड हो जाता है वो बच्चा। लेकिन हमारा काम यहाँ पे ये है या हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अपनी एज से पीछे रह जाए, डिले है उसमें, माइलस्टोन डिले है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकता। बेसिकली उनके इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पे आप उनकी टॉयलेटिंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके प्रॉपर जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जो डेली लाइफ स्किल्स होती हैं, उसमें आप अगर उनको इंडिपेंडेंट कर दें, तो वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, तो वो आप पे बोझ भी नहीं बनेगा। तो ये दिस इज़ द रीज़न कि आपको ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बिहेवियर थेरेपी, वो बेसिकली उनको एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में किसी का जो है किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अपना सहारा खुद बने, अपने काम करने के काबिल हो सके। जी, आपने बहुत खूबसूरती से कहा और आई रियली एग्री बिकॉज़ हमें बच्चों को फंक्शनल करना है। और अब मैं एग्ज़ैक्टली। आपसे क्योंकि ऑटिज़्म के सवालात पूछूँगी, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएँ कि व्हाट इज़ ऑटिज़्म?
अच्छा, ऑटिज्म की बात अगर हम करें तो ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जी। ठीक है? उसमें ये होता है कि बच्चों के 3 एरियाज़ ना डेफिसिट होती हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी कम्युनिकेशन यानी कि बोलचाल का तरीका या वर्बल रिस्पॉन्स जो भी होता है उनका, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक-एक चीज़ को रिपीट करके करते हैं, जिसमें रॉकिंग, स्पिनिंग, टो वॉकिंग आ जाती है उनकी, पंजों पे चलना, एक लाइन में ऑर्गनाइज़ रखना चीज़ों को, डिफरेंट पैटर्न्स आ जाते हैं उनके। और थर्ड जो डेफिसिट होता है वो उनकी सोशलाइज़ेशन, यानी कि बच्चे बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, अवेयर ही नहीं होते उनकी अपनी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, अलूफ और थोड़े से लाइक उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमने कैसे एक सोसाइटी में मूव करना है, कोई आया उसको सलाम करना है, गेस्ट को किस तरह से, जो एक टिपिकल बच्चा शुरू से स्टार्ट कर देता है, हैंडशेक, आई कॉन्टैक्ट देना, सोशल स्माइल देना, वो इन चीज़ों बच्चों में लैक कर रहा होता है ऑटिस्टिक बच्चों में। ठीक है, आपने बताया कि देयर आर न्यूमरस रेड फ्लैग। आप मुझे बताएँ कि कितनी छोटी उम्र से अ पेरेंट कैन प्रिडिक्ट कि ये टिपिकल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है एंड दीज़ आर द रेड फ्लैग्स, और कब हमें एक मतलब असेसमेंट, डिटेल असेसमेंट के लिए एक पेरेंट को जाना चाहिए? देखिए बच्चे की डेवलपमेंट तो फ्रॉम जब वो फ्रॉम द बर्थ स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है? हुँ, फिर वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं आपके कि 6 मंथ्स में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, 1 ईयर में वॉक प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, ये उसके डिलेज़, फिर अगर इसमें थोड़ा बहुत डिले है तो पेरेंट्स तब से ही थोड़ा-सा नोट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं पहले तो ये आई कॉन्टैक्ट दे रहा था, अब नहीं दे रहा ये आई कॉन्टैक्ट। सोशल स्माइल बच्चों की प्रेज़ेंट होती है थोड़े अरसे में, जब पेरेंट्स के साथ एफ़िलिएशन हो जाती है, जब थोड़ी-सी उनके थोड़ी जैसे ही वीक बाय वीक वो डेवलप करते हैं, उनकी एक सोशल स्माइल आना आना शुरू हो जाती है या गिगल करना स्टार्ट कर देते हैं, जी। कोइंग स्टार्ट कर देते हैं। इन सब में जब पेरेंट्स डिले देखते हैं, या तो वो सोसाइटी में किसी बच्चे से कंपेयर कर रहे होते हैं या कुछ पेरेंट्स को खुद भी इल्म होता है कि अगर पहले बच्चे ने हमारे इस एज पे स्टार्ट की थी, तो ये क्यों नहीं कर रहा? तो वो थोड़े से एक उनको रेड फ्लैग्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन दे स्टार्ट सर्चिंग कि हमें किसको दिखाना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को अभी तक इस तरह से नहीं पता कि आपने जो है बिहेवियर थेरेपिस्ट को दिखाना है या आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। दे गो टू पेडियाट्रिशियंस ना, डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं, जो कि फिर हमें यहाँ पे रेफर करती हैं कि आप इस बच्चे के स्पेसिफिक एरियाज़ को असेस करें, माइलस्टोन को असेस करें, देन वी विल गो फॉर द डायग्नोसिस। लेवल की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस की बात करें तो हम 2 इयर्स के बाद बच्चों को डायग्नोसिस देते हैं थ्रू प्रॉपर टूल कार्ड्स जो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम बच्चों को डायग्नोसिस नहीं देते, उसके पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन सेशंस रखते हैं बच्चों के, व्हिच मीन्स कि हम उनको डिफरेंट सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं कि आइदर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से लैग तो नहीं कर रहा किसी भी डोमेन में। फॉर एग्जांपल उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या उसके शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहा है या अटेंशन नहीं मिल रही घर वालों की तरफ से, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब वो प्रॉपर ये टिपिकल बिहेवियर शो कर रहा है या कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे मूव ऑन कर रहा है। दैट मीन्स कि ही हैज़ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। अगर वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है उसके बिहेवियर इस तरह से, तो दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट द प्रोफेशनल एट दैट। ऑल राइट, तो यू से देयर इज नॉट अ मिनिमल एज। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है जिसके साथ आप पीकाबू कर रहे हैं एंड ही इज aloof, he is not giving you any response, so should parents be concerned at that point क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, और हाउ हम्म। मच टाइम मतलब वी शुड गिव अ चाइल्ड, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं ना बड़ा हो जाएगा, मेरे बच्चे ने भी तो 4 साल की उम्र में बोला है, दैट वे हम्म। कितना वो बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहा है, एंड बिफोर इवन डायग्नोसिस अगर हम उनके इंटरवेंशन शुरू कर दें तो कितना बच्चों में चेंज आएगा उस डायग्नोसिस से पहले। अच्छा देखिए, हम हमेशा एक बात करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट थिंग ना। जी। जैसे ही पेरेंट्स को, जैसे आप बता रही हैं, पता चले कि वो पिकअप पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। वो भी एक इंटरवेंशन का एक पार्ट है कि उसको उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें कि व्हाई ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक जैसे ही फिर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि देयर इज अ डिले, अगर उनको पता हो कि फर्स्ट बच्चा उनका इस तरह से बोला है या बाकी उनके कजन्स के बच्चे या बहन भाइयों के बच्चे इस उम्र में ये करना स्टार्ट हो गए थे, तो उनको उस चीज पे वर्किंग उसी टाइम से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस की, तो हम हमेशा पेरेंट्स को ये बात कहते हैं कि डोंट गो फॉर डायग्नोसिस, फर्स्ट गो फॉर इंटरवेंशन। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस तो आपको 2 इयर्स के बाद ही मिलेगा ना, लेकिन इंटरवेंशन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपके डेली लाइफ के ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल थेरेपी अप्रोच ही रखो उसमें। आप डेली लाइफ में भी उनके साथ इन्वॉल्व होके
थोड़े थेरेप्यूटिक गोल्स उसमें रख के आप इन्वॉल्व करें ना, देन वो भी अर्ली इंटरवेंशन में बच्चों के साथ आ जाते हैं। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो भी अर्ली इंटरवेंशन में आ जाता है कि आप उसके इंटरवेंशन स्टार्ट कर रहे हो इस तरह से। और सबसे पहली बात अगर हम देखें तो एक्सेप्टेंस होती है ना, कि आप एक्सेप्ट करो कि जी देयर इज सम प्रॉब्लम, जी, जो बेसिकली हमारा एक मकसद होता है यहाँ पे, जी, ये इंटरनेशनल जो ऑटिज्म डे है उसको सेलिब्रेट करने का, कि एक्सेप्टेंस बेसिकली ना सोसाइटी में, ना खुद पेरेंट्स, और ना एनवायरनमेंट में कोई ऐसी सोसाइटी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। तो जी, मेरा तो उनको हमेशा से यही मैसेज रहा है कि गो फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट से या थेरेपी से डर रहे हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिकली एबीए है ना, दैट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जी, जिसमें आप एक एररलेस टीचिंग देते हो बच्चे को। तो टीचिंग तो हमेशा से अच्छी होती है। जो स्कूल्स में आप काम करवा रहे होते हैं बच्चे को, उसको हम थ्रू टेक्निक्स, थ्रू मॉडिफिकेशंस उसको थोड़े इंडिविजुअली करवा रहे होते हैं उसमें, तो उसमें तो कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे बच्चों के। तो वो एक लेबल से डरते हुए पेरेंट्स हमें अप्रोच करने से डरते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएँगे तो हमें लेबल लग जाएगा। इवन अगर बिहेवियर इश्यूज भी है बच्चे को, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इशू कि अगर आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे की, उसमें उसकी टीचिंग ही स्टार्ट होगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जितना अर्ली हम एक ना मतलब एक स्टिच इन टाइम सेव्ड है, जितना जल्दी हम पकड़ेंगे और जितना जल्दी काम करेंगे उतने बच्चे बेहतर होंगे। अच्छा, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि हर दूसरा बच्चा हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़्म और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ये मुझे प्रिवेल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप एक तो ये बताएँ कि इसकी प्रिवेलेंस क्या है एंड आजकल ज़्यादा है या ये अफ़ज़ल से ही सेव चल रहा है, आजकल हमें पता ज़्यादा लग रहा है? Actually, according to CDC 2020, 1 in 54 children get the diagnosis of autism. जी, ठीक है, और ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होता जा रहा है। पहले इसमें 2018 में जो रेशो थी वो 59 थी, 2020 की जो रेशो सीडीसी ने दी है वो हमें 1:54 दी है। ठीक है, उसमें बॉयज की रेशो ज्यादा है और गर्ल्स की रेशो कम है, बिकॉज बॉयज थोड़े हाइपर एक्टिव ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस की किस किन लोगों में ज्यादा आ रहा है, तो वो अवेयरनेस की बात है। जो जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स तो एजुकेटेड होते हैं, उनको पता चल जाता है पहले से कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो हमें वी शुड कंसल्ट द प्रोफेशनल। और जो पेरेंट्स वैसे ही टिपिकली जो यूज कर लेते हैं वर्ड के, कुछ बच्चे लेट बोले थे, इनके फादर भी लेट बोले थे, इस तरह से, तो उनमें अवेयरनेस कम है। उनकी रेशो थोड़ी हमें कम मिलती है सोसाइटी में, कि वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो वेट करते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद इवेंचुअली बोलना स्टार्ट कर देगा। तो प्रेवलेंस इसमें अभी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा रिसर्चेस तो नहीं हुई कि जो पूरी एक आपको रेशो दे सके कि बॉयज में जो है क्यों ज्यादा है, या एजुकेटेड में ज्यादा है, या अनएजुकेटेड लोगों में ज्यादा है इसकी अवेयरनेस। लेकिन जो सीडीसी ने दी है वो 1:54 दी है इस 2020। ठीक है, मतलब इट्स क्वाइट ज़्यादा। आप मुझे बताएँ क्या वजह है? या तो हम लोगों ने बच्चों को टू मच स्क्रीन टाइम देना क्योंकि ये भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल स्क्रीन फास्टिंग आई बिलीव इन दैट पर्सनली। क्या स्क्रीन की वजह से हो रहा है या किस स्ट्रैटा में ज़्यादा हो रहा है? क्या अमीर लोगों में ज़्यादा हो रहा है, गरीब लोगों में ज़्यादा हो रहा है? आप क्या फ़ील करते हैं योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या वजह है कि ऑटिज़्म ज़्यादा हो रहा है? इट इज़ जेनेटिक, इट्स ड्यू टू our food. What are the reasons? अच्छा, कॉजेज की अगर हम बात करें ना, तो कोई एक स्पेसिफिक कॉज, जिस तरह से एक फिजिकल इलनेस की कॉज होती है, हमें पता होता है कि हमें फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि वायरल हुआ है, या व्हाई वी आर गोइंग फॉर हार्ट अटैक, इस तरह से चीजें जिस तरह से बहुत स्पेसिफिक होती है फिजिकल इलनेस में। अगर हम इस ऑटिज्म की बात करें तो कोई भी ऐसी रीजन नहीं है रिसर्च से जो प्रूव कर सके कि आइदर जेनेटिकली या कोई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑटिज्म की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन स्टिल बोथ जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमारी स्क्रीन टाइम आ जाता है, हमारे बच्चों के साथ आजकल वो इंटरेक्शन नहीं है पेरेंट्स का, वर्किंग पेरेंट्स हैं, या फिर फूड हमारी ऐसी है आजकल में, डाइट की इस तरह से है, जंक फूड ज्यादा है बच्चों का, स्क्रीन टाइम आ जाता है उसमें, इनअटेंशन है, नेग्लेक्टेड चाइल्ड है। इन सब ये सब वजहें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती है।
और ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे में एक प्रेज़ेंट हो, मतलब डिफरेंट बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाती है। इवन रिग्रेशन आती है बच्चों में ड्यू टू सम फैक्टर्स, अगर वो टिपिकली डेवलप कर रहा है, हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि अगर बच्चा टिपिकली डेवलप कर रहा है, देन एट द एज ऑफ 3 इयर्स वो रिग्रेस कर गया स्पीच को, सोशलाइज़ेशन को रिग्रेस कर गया है और फिर डायग्नोसिस उसका ऑटिज़्म बन गया है इस तरह से। बिकॉज़ कोई ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं आपकी इस चीज़ को, या आपको बिल्कुल ही एक सोसाइटी से आपको बिल्कुल ही अवेयरनेस की उस सराउंडिंग से अपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो के आप साइड पे हो जाते हैं। जी, सही बात है। सो आप मुझे ये बताएँ कि ऑटिज़्म को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज़ अ स्पेक्ट्रम? क्यों हम ऑटिज़्म को, और मैंने बहुत देखा है कि एक बच्चा जिसको ऑटिज़्म है, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर चाइल्ड जिसको ऑटिज़्म हो। शायद सिवियरिटी उनकी सेम हो, बट देयर बिहेवियर एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सो इस पे कुछ रोशनी डालें। अच्छा, स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि देयर इज़ वैरायटी ना, हर बच्चा एक-दूसरे से डिफरेंट है, जिस तरह से आपने भी कहा, ठीक है? स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि दिस XYZ चाइल्ड इज़ हैविंग टो वॉकिंग, या उसको लाइनिंग अप करता है टॉयज़ या सोशलाइज़ेशन में पुअर है। तो सेकंड बच्चा जिसका डायग्नोसिस ऑटिज़्म है, सेम एज है उसका, सेम लेवल है अगर, तो वो भी वही बिहेवियर या वही अपने जो सोशलाइज़ेशन के स्किल्स हैं, वो प्रिडिक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता। यू सी के देयर इज अ डिफरेंस, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर कोई सोशलाइजेशन में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है तो वो बिहेवियर में लैग कर रहा होगा। इवन विद इन बिहेवियर भी कुछ बच्चे ट्रू वॉकिंग ज्यादा करते हैं, कुछ बच्चों के स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। मतलब अगर अल्फाबेट्स एक आपने लाइन में लगानी है तो अल्फाबेट्स ABCDEFGHI आएंगे, लेकिन वो नंबर्स में नहीं कर रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ बच्चे कहेंगे मैंने जी से ए तक जाना है, लेकिन वो नंबर्स में नहीं कहेंगे 20 से 1 तक जाना है। अगर पिक्चर के ऊपर पिक्चर रखी है तो वो उसी तरह से रखी होनी चाहिए, या वो मे बी वो नंबर्स या लेटर्स में इस तरह से पैटर्न्स प्रिडिक्ट ना करे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका एक केस डील करने का मतलब है आप सारे केसेस को सेम एक लाइन में लेके चल सकते हैं। डायरेक्शंस आप सेम रख सकते हो, लेकिन ये है कि आपको हर बच्चे के डिफरेंट गोल प्लान्स होते हैं कि आपने किस टाइम पे किस बच्चे के साथ क्या काम करना है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ स्पेक्ट्रम, कि हर बच्चा एक-दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और काफ़ी हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि हर बच्चा इज़ डिफरेंट। अच्छा, मुझे ये बताएँ, क्योंकि आपने शुरू में एक्सप्लेन किया कि 3 डेफ़िसिट होते हैं, तो कौन-सा एक चीज़ है जो ऑटिज़्म को डिफरेंशिएट करता है? अगर एक बच्चा है जिसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, बट ही हैज़ रेस्ट ऑफ द 2 थिंग्स अवेलेबल, सो क्या हम उसे ऑटिज्म लेबल करेंगे या उसको तीनों डेफिसिट होने चाहिए तो दैट वी विल बी एबल टू से कि ये ऑटिज्म है या इसमें ऑटिज्म के फीचर्स नजर आ रहे हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर्स के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल के उनके वो होते हैं, एकदम से आपको देखने से पता चल जाती है, टोन वुकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनके, या कम्युनिकेशन में डेफिसिट होता है, सोशलाइजेशन में पुअर होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बिग आते हैं, जिनको हम हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक किड्स कहते हैं। वो जी। लोग बाकी जुम्मे में कवर कर लें, लेकिन लैक उनका रहेगा, डिले उनका रहेगा कहीं लाइफ में कहीं भी इस तरह से वो जब मतलब अपनी डेली लाइफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनमें उनको प्रॉब्लम लाज़मी आएगी। इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग करने में जब उनको प्रॉब्लम आएगी दैट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। जबकि अगर हम बिहेवियर इश्यूज़ में बात करें बच्चों की, जो हमारे टिपिकल बच्चे होते हैं उनके भी बहुत बिहेवियर इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल टैंट्रम्स शो करते हैं, मेल्टडाउन्स आते हैं उनके, और एग्रेसिव होते हैं, हिटिंग थ्रोइंग इन सब बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से, दे नो के व्हाट वी आर डूइंग। हम हमें इस बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें, इस बिहेवियर को हम लोग शो करेंगे तो हमें आगे से क्या रिएक्शन मिलेगा। और कुछ केसेस में हमें डायग्नोज करने के लिए तो हम लोग कार्स यूज़ करते हैं ना अपना, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल और DSM का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके थ्रू। तो उसमें जो हमारी 2 वीक्स की क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसमें हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज कर देते हैं बच्चे को कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बिहेवियर इश्यूज हैं जो लेटर इन लाइफ टैकल डाउन हो जाएँगे, या हमें कंसिस्टेंटली बच्चे पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज़
उसका डायग्नोसिस ऑटिज्म। ऑलराइट, ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और उसमें आपने एक टेस्ट का भी वो किया, मतलब आपने एक स्क्रीनर बताया कार्स का। सो आप मुझे बताएं कौन-कौन से टेस्ट हैं जो कि डायग्नोसिस करने में हेल्प देते हैं और हमें किन-किन प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए फॉर द हु इज़ द करेक्ट प्रोफेशनल जिसके पास हम जाएँ और पाकिस्तान में किधर-किधर अवेलेबल है ये प्रोफेशनल्स? इफ यू हैव एनी आइडिया? अच्छा, ठीक है। अच्छा शिफ़ा में डायग्नोस देखिए जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा हुँ, he or she can diagnose the kid ना because they have the authority to perform the tools to perform the screening test तो वो डायग्नोसिस आपको दे देंगे इस तरह से। और वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, शिफ़ा में भी मौजूद हैं, बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको मौजूद हैं, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो डायग्नोस कर देंगे आपको। ठीक है? और बाकी जो टेस्ट होते हैं मतलब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं जो DSM-5 है, उसके थ्रू भी आप डायग्नोज़ कर सकते हैं बच्चे को और वो भी प्रोफ़ेशनल की हेल्प से ही कर सकते हैं। आप खुद से क्योंकि कार्स की बात कर रही हूँ, चाइल्डहुड ऑटिज़्म मीटिंग स्केल दैट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो कुछ पेरेंट्स गूगल फॉर्म पे भी खुद को बच्चे को असेस करके तो वो उसमें क्राइटेरिया में फ़ॉल जी, हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इस पे हमारा बच्चा फ़ॉल करता है या नहीं करता या वो पढ़ के आते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या ओवर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं इस तरह से। तो उसमें भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बट इसीलिए मैं प्रोफेशनल्स का नाम ले रही हूँ कि आप प्रोफेशनल नोज़ कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। आप बच्चे को देखोगे, उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बता सकते हो कि बच्चे का डायग्नोसिस क्या है या उसको कितनी हेल्प चाहिए या पेरेंट्स की रिपोर्टिंग और बच्चे की जो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रहा है वो मैच कर रही हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो उस तरह से। तो उस तरह से एक्सेस तो है कार्स की ना गूगल पे इज़िली। लेकिन ये है कि उसमें आप पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दे सकती हैं कि ये पेरेंट बेस्ड बेसिक इंटरव्यू है लेकिन ये खुद से परफॉर्म करने वाली चीज़ नहीं है। ओनली प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट आर अलाउड टू डू दिस। यस एंड आजकल तो देयर आर सो मेनी गुड प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट भी आ रहे हैं, बट एक चीज हमारी आती है कि जो हमारे टेस्ट है दे आर लाइक इंटरनेशनल, उनमें है उनका कल्चर, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की शायद अमेरिका में ना अप्लाई हो रही हो। सो स्कोरिंग जब करने पे आती है, सो हाउ मच इज फॉर्मल टेस्ट या इनफॉर्मल डायग्नोसिस में कौन-सा आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग अपने स्पीच में जो फॉर्मल जैसे टेस्ट है उसकी हम स्कोरिंग नहीं कर सकते क्योंकि दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर कल्चर एक्सपेक्ट, और पाकिस्तान में ऐसे फॉर्मल टेस्ट नहीं हुए हुए। सो थोड़ा-सा इसका अगर आप आइडिया दे दें। अच्छा ऐसा कोई कल्चरल इनएप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं है या लैंग्वेज इनएप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं है जो आप परफॉर्म नहीं कर सकते उसमें। कुछ टेस्ट होते हैं, आप सही कह रही हैं कि कल्चरल एप्रोप्रिएट नहीं होती है, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर उसको करने में साइकोलॉजी के काफ़ी टेस्ट होते हैं हुँ, ऐसे, तो वो कल्चरली फिर आप डेवलप करती हो उस चीज़ में। जी, बिकॉज़ एक जनरल पेरेंट इंटरव्यू है जो आप करते हो कार्स में हुँ। तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कल्चरल के कोई भी इस तरह से एस्पेक्ट नज़र नहीं आते। चलो दैट्स सुपर ग्रेट। अच्छा आप मुझे बताएँ क्योंकि आज इंटरनेशनल ऑटिज़्म डे है, सो व्हाई वी सेलिब्रेट, क्यों अवेयरनेस ज़रूरी है? क्यों हमें फैलानी चाहिए? और इससे क्या फ़ायदा होगा? हम ये बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए आज सेकंड अप्रैल है इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस डे है जो वन ऑफ द 7th ऑफिशियल हेल्थ स्पेसिफिक यूएन डेज में से सेलिब्रेट होता है। ठीक है, एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है और इसकी जो बिगनिंग है वो 2008 से स्टार्ट हुई थी टू रेज अवेयरनेस इन पब्लिक टू रेज अवेयरनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि ये लाई करता है यहाँ पे हमारी हमारे बच्चों में है ऑटिज्म और पाकिस्तान में भी अब बढ़ता जा रहा है, इसलिए डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? और सबसे जो बड़ा इश्यू है अब अगर हमारे कल्चर में देखा जाए, सोसाइटी में देखा जाए तो कोई भी साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इलनेस है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है। एक टैबू, एक स्टिग्मा लग जाता है उनको, बच्चों को, बड़ों को, इस तरह से कि ये तो हैं पागल, ये नफ्सियाती हैं, इस तरह के। तो उस स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए बिकॉज़ उस स्टिग्मा की वज़ह से ना सिर्फ बच्चा उस सोसाइटी में सफ़र करता है, बल्कि पेरेंट्स, उसके केयर गिवर्स, इवन उसके बहन-भाई, हर जगह पे वो सफ़र कर रहे होते हैं।
तो जी, इटसेल्फ ये एक आपको एक ट्रॉमाटाइज़्ड कर देती है ये चीज़ कि आपका बच्चा किसी डायग्नोसिस के साथ है। तो कुछ पेरेंट्स उस चीज़ को छुपा भी रही होती हैं। अगर अवेयरनेस आएगी, पब्लिक में एक्सेप्टेंस आएगी, तो लेट इट गो करेंगे कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। जी, अगर आप एक स्पेसिफिक फ्लो में नहीं जा रहे, थोड़ा-सा डिफरेंट मूव कर रहे हो, तो लोग आपको अगर पॉइंट आउट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस या अवेयरनेस इसीलिए है कि आप उस फ्लो में जाते हुए जो डिफरेंट जगह पे जा रहा है बच्चा, उसको एक्सेप्ट करो कि इट्स ओके अगर ऐसा भी प्रॉब्लम सोसाइटी में, आप उसकी हेल्प करो। मॉल्स में अगर आप ऐसे बच्चे देखते हो तो आप कहते हो, "पीछे हट जाओ मेरे से, मुझे हाथ मत लगाना।" हुँ, आपको लगता है वो आपको मार देंगे, आप उनको प्यार से डील करके तो देखो, आप जी, उनको एक्सेप्ट करके तो देखो अपनी सोसाइटी में, तो फिर आप भी देखोगे जब आप एक्सेप्ट करोगे तो उनके पेरेंट्स, उनके केयरगिवर्स, उनकी सोसाइटी जब उनको एक्सेप्ट करेगी, तो उनमें डिफरेंट आप चेंज देखोगे इस तरह से। फिर आप देखोगे फिर अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अवेयर हो उस चीज़ से तो आप उसके एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हो और फिर पब्लिक में चेंज आएगा आपकी इस तरह से। और उतना ही ज़्यादा आप जब नॉर्मलाइज़ करोगे तो थेरेपी नॉर्मलाइज़ होगी, उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मलाइज़ होगी, तो हमारे अपने कल्चर के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो है एक डायग्नोसिस मिला है आपको और आप उसके इंटरवेंशन की तरफ जा रहे हो। जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस, अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ होता है, लंग डिज़ीज़ है, हार्ट अटैक है, तो आप उसकी फौरन से ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। इवन लोग आपको अच्छे-अच्छे मशवरे देते हैं, दिस डॉक्टर इज़ द बेस्ट, ये हॉस्पिटल बेस्ट है। तो इस तरह से एक पब्लिक अवेयरनेस हो कि ओह योर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक या योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो गो हियर, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस, इस तरह से। यू आर सो राइट। और मुझे इस बात से एक सवाल भी ज़हन पे आया कि आजकल बड़ी डिबेट होती है, टिपिकल स्कूल, एटिपिकल स्कूल, बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए। और जब ये अवेयरनेस क्रिएट होगी तो हमारे स्कूल्स विल बिकम इंक्लूसिव। कितना ज़रूरी है एक स्कूल को, एक दरसगाह को इंक्लूसिव होना, और उस दरसगाह में ये सारे रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट का होना। फर्स्ट अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो मैंने अपने करियर के विदिन 3 टू 4 इयर्स बहुत ज़्यादा चेंज देखा है स्कूल्स में हमारे। जो एक रोट लर्निंग की तरफ जा रहे थे हमारे स्कूल, एक करिकुलम था जो एक स्पेसिफिक हम लोगों ने फॉलो करना होता था कि हमारी अप्रोच थी कि हमने मैट्रिक तक या ए लेवल्स, ओ लेवल्स तक बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो अच्छे नंबर्स लें। लेकिन देयर इज़ अ चेंज। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अब कुछ स्कूल्स बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हायर कर रहे हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हायर कर रहे हैं बिकॉज़ उनको ये पता चल गया है कि जब तक हम उनकी डोमेन्स पे इस डोमेन्स पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम उनको आगे लेके नहीं चल सकते और वो इटसेल्फ उनके स्कूल के लिए भी प्रॉब्लम होगा, उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगा और उस पेरेंट्स के भी क्वेश्चन्स होंगे बिकॉज़ दे आर पेइंग देम फॉर दैट ना। तो वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बड़े अच्छी तरह से आजकल एक सेटअप बनाया हुआ है उन लोगों ने जिसमें आप कोलैबोरेशन के साथ बिहेवियर थेरेपिस्ट की, स्पीच थेरेपिस्ट की या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ चलती है उसमें। काफ़ी अच्छे डिफरेंट स्कूल्स हैं हमारे पास जो जिन्होंने आजकल ये चीज़ स्टार्ट कर दी है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। जी, माशाल्लाह से ये सब सीख चेंज बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। आज से 30 साल पहले अगर हम देखें, तो ये हमें चीज़ें नहीं मिलती थी। एक उन्हें सोशल अलूफ़ र कर दिया जाता था। आप मुझे बताएँ कि एक ऑटिज़्म का जो बच्चा है, अगर वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में परवान चले, जैसे एक क्लास में एक बच्चा है हू हैज़ ऑटिज़्म और उसके इर्द-गिर्द टिपिकल डेवलपमेंट बच्चे हों, हाउ मच दे कैन इन्फ्लुएंस दोनों वेज़ में। एक टिपिकल बच्चे का कितना ज़रूरी है एक स्पेशल नीड्स के साथ होना, और एक बच्चा हू हैज़ ऑटिज़्म, वो क्या-क्या चीज़ें ले सकता है उन बच्चों के से? Surrounding that typical situations. Yes. अगर हम रेफर करने की बात करें कि हम बच्चों को जिनको मेन स्ट्रीम में रेफर करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप बच्चे का अटेंशन स्पैन देखिए कि इज़ ही एबल टू अटेंड द क्लास इतने बड़े सोशल ग्रुप में, इतनी बड़ी क्लास में अगर 15 की भी क्लास है दैट इज़ वेरी बिग फॉर द ऑटिस्टिक किड ना। जी, अगर आप 5 की बात करें और वो हाई फंक्शनिंग बच्चा है तो माइट बी वो एडजस्ट कर जाए। लेकिन अगर आप बच्चा जो लेवल जिसको आपने थेरेपीज़ नहीं दिलवाई, जिसको इंडिविजुअल थेरेपी में प्रॉब्लम होगी, उसको अगर आप उठा के एक ऐसे पूल में डाल दो जहाँ पे वो बिलॉन्ग ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आप देखोगे कि कैसे नेगेटिव चेंजेस आएँगे। और अगर वो बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है, एज 10 इयर्स का है अगर आप कह रही हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बुलिंग के फैक्टर भी ऐड होते जाएँगे और वो बच्चा प्रोग्रेस करने की बजाय रिग्रेस होता जाएगा उस चीज़ में, जी, ट्रॉमाटाइज़्ड होता जाएगा उस चीज़ में, लेबल लग जाएगा उसको। क्योंकि आपको पता है आजकल जो टिपिकली डेवलप्ड बच्चे हैं वो माशाल्लाह
कितने आजकल तेज हैं कि उनको पता है कि ये इस तरह से अगर इसकी स्पीच स्लर है तो हमें उसको किस तरह से उसको भी बुली किया जाता है। किसी बच्चे की हाइट ज्यादा है तो उसको भी बुली किया जाता है। बुलिंग का फैक्टर तो जी, है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा। तो जब आप एक ऐसे बच्चे को जो इंडिपेंडेंटली मूव ही नहीं कर सकता सोसाइटी में, उसको आप एक ऐसे पूल में डालोगे जहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। सेम एज़ लाइक कि आपने किसी को किसी बर्ड को पर काट दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उड़ जाए, या किसी फिश को आप मरी हुई फिश को एक्सपेक्ट करें कि वो स्विम करे स्विमिंग पूल में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। yes, uh, you're right about that, but I'm talking about कि 30 minutes for example कि वो बच्चा साथ साथ है, इन अब साथ वो थेरेपी ले रहा है, वो अपनी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन एक दो लोगों के साथ अगर उसकी प्ले डेट्स हम अरेंज करें विद टिपिकल चाइल्ड जो अच्छे हो, सो क्या इन्फ्लुएंस होगा, उसको कोई बेहतरी आएगी। अ पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि हमें थेरेपीज नहीं देनी चाहिए, हमें थेरेपीज ऑफ कोर्स देनी चाहिए, बट क्या एक नॉर्मलाइज करने के लिए एक नॉर्मल बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक नॉर्मल बच्चा जब एक स्पेशल नीड्स के बच्चे को देखेगा तो ही माइट नो कि ये हमसे डिफरेंट है, उन्हें अवेयरनेस आएगी। और एक क्या कोई चीज है जो पैटर्न्स, मतलब अगर दो ऑटिज्म के बच्चे साथ हो तो वो उनसे वो बिहेवियर लर्न कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बिहेवियर लर्न होते हैं। जी, बिहेवियर लर्न करते हैं बच्चे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटिस्टिक किड है और उसकी म्यूटेशंस बहुत स्ट्रांग है, जी, और जी, अगर उसके सामने कोई बच्चा है जो क्लास में बिल्कुल इस तरह से बैठा है टीचर के कहने पे बिल्कुल, तो वो उसको कॉपी करेगा, वो उस तरह से बैठेगा, और दैट इज पॉजिटिव थिंग अगर वो उससे ले रहा है। और जी, अगर वही बच्चा देख रहा है कि ये सब ब्रेक टाइम होता है जिसमें मिल के लंच करते हैं, ऑल्दो वो सोशलाइज नहीं करेगा, लेकिन क्या पता वो अपनी इनसे डेवलप करके इंडिपेंडेंट जो है ईटिंग स्टार्ट कर दे, दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। लेकिन वही बात पे डिपेंड करता है कि लेवल क्या है बच्चे का, ऑफ अटेंशन कोर्स, स्पैन क्या है, या कमांड्स कितनी फॉलो करता है वो बच्चा। यस यू आर राइट, एंड यू नो थेरेपी तो बहुत जरूरी है और उसका कोई नुकसान नहीं है। और अच्छा मुझे ये बताएं, इज ऑटिज्म मैनेजेबल या इसका कोई ट्रीटमेंट है, मतलब ऑटिज्म खत्म हो सकता है या वी हैव टू ट्रू फॉर लॉन्ग लॉन्ग लाइफ वी हैव टू मैनेज इट। अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल, आपको रिकवरी नहीं मिलती है 100% के साथ। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अगर डिले है उसकी मेंटल एज में और उसकी एक्चुअल एज में, तो वो मैच उसका कर जाएगा। या थ्रू थेरेपीज आप मैनेज कर सकते हो उस चीज को, ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में बच्चे को कर सकते हो, उसकी डेली लाइफ में हेल्प हो सकती है, मेन स्ट्रीम में भी वो जा सकती है। जी, हाईली फंक्शनिंग जो ऑटिस्टिक किड्स होते हैं वो मेन स्ट्रीम में जाते हैं, हर चीज कर सकते हैं, बट देयर इज समथिंग जो लैक करेगी, जो आपको थ्रू थेरेपीज या थ्रू लाइफ टाइम असिस्टेंस उस बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस तरह से। तो हम क्योर का वर्ड हम यूज नहीं करते नहीं बच्चों कर को, सकते। जो ऑटिस्टिक होते ठीक है, क्योंकि आप बिहेवियर थेरेपिस्ट हो, सो आप थोड़ा सा बताओ हाउ बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क विद चाइल्ड विद ऑटिज्म, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, एंड what kind of therapy a child with autism needs। हैं। इंटेंसिव थेरेपी होती है बच्चों की, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अगर उनके सेंसरी इश्यूज भी है, स्पीच ले भी है, और दैट दैट इज द बेस्ट थिंग जो बच्चों को मिल रही होती है ऑटिस्टिक को। अगर हम बिहेवियर थेरेपी की स्पेसिफिकली बात करें, तो हम उसमें बच्चों के आई कांटेक्ट पे काम करते हैं, बिकॉज आपको आई कांटेक्ट नहीं देते, दे यूज्ड टू लुक लाइक दिस, इस तरह से देखते हैं, या इधर उधर मूव कर रहे होते हैं इस तरह से। और फिर हम उनके जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जो उनकी स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, उनकी सोशलाइजेशन पे काम करते हैं। उनके हमारे यहाँ पे सोशल ग्रुप्स होते हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं, जिसमें हम अपने ऐसे बच्चों को रखते हैं जो हमारी कमांड्स अच्छे से फॉलो करते हैं, जिनका अटेंशन स्पैन अच्छा है, ताकि हम उनको एक छोटे ग्रुप में 5 to 7 के ग्रुप में उनको एक्सपोज करें, ताकि हम पेरेंट्स को भी ये प्रिडिक्शन दे सकें कि आइदर वो स्कूल में किस तरह से मूव करेंगे। ताकि एक कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका कंसर्न ये होता है ना कि आप इसको स्कूल भेज देते हैं ये ठीक हो जाएगा। तो वो जस्ट फॉर देम कि आप देखें कि आपका बच्चा इस छोटे से सेटअप में विद इन द प्रेजेंस ऑफ बिहेवियर थेरेपिस्ट जो उसकी रोजाना थेरेपी कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि वो स्कूल में जाके एक टीचर के साथ विद 15 किड्स किस तरह से बिहेव करेगा। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी बिहेव करते हैं सोशलाइजेशन में, ग्रुप जो हमारा होता है उसमें, और पेरेंट्स स्पेशली लेके आते हैं ताकि वो
ग्रुप एक्टिविटीज करें, इन्वॉल्व हों और उनमें थोड़े से चेंजेस आए। एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट हम उनके आई कांटेक्ट पे, उनके अटेंशन स्पैन पे, उनकी कमांड फॉलोइंग पे, उनके इनसिक बिहेवियर जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 30 मिनट्स फॉर 40 मिनट्स जो बैठ सके आराम से, उन पे काम करते हैं। उनके उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उस पे काम करते हैं। ठीक है, बाकी साइड बाय साइड हमारे गोल्स चलते रहते हैं। बाकी हम जो आईपीज है वो फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग बच्चों के गोल्स रखते हैं और फिर हर बच्चे के डिफरेंट गोल्स होते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल का पार्ट ये था कि एक ऑटिज्म बच्चा है, उसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपीज रिक्वायर्ड है? क्या एक बच्चा सिर्फ स्पीच थेरेपी ले, या फिर भी उसे चाहिए होती है, बिहेवियर भी चाहिए होती है? एंड दस क्या अच्छा होता है कि अंडर वन रूफ उसे मल्टीपल थेरेपीज मिले, या वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास है? हम्म। अच्छा, अंडर वन रूफ अगर थेरेपीज अगर आपको प्रोवाइड हो रही है, कहीं पे सर्विसेज मिल रही है ऐसी जो कि मोस्टली अब सेंटर में भी है, हमारे हॉस्पिटल में भी है इस तरह से, तो आप ऑब्वियसली गो फॉर दैट। लेकिन जब हम लोग असेसमेंट करते हैं बच्चे की, तो वहाँ पे बच्चे की नीड पता चल जाती है कि आइदर इसको सेंसरी इश्यूज है कि नहीं है। कुछ बच्चों को हम लोग रेफर करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, कुछ बच्चों को हम स्पीच थेरेपी में भी रेफर करते हैं। लेकिन हमारे मोस्टली बच्चे जो हैं वो तीनों थेरेपीज ले रहे हैं और उनमें चेंज नजर आता है, बिकॉज वो तीनों डोमेन्स में उनकी एट अ टाइम काम हो रहा होता है। तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप ऑक्यूपेशनल भी ले रहे हो, उनकी सेंसरी नीड्स भी पूरी हो रही है सारी, उनकी मसाज हो रही है सारी, और उनके विजुअल्स पे काम हो रहा है, जो उनको लिसनिंग में इश्यूज आते हैं वो सारे, उनके हाइपर एक्टिविटी पे काम हो रहा है, स्पीच में ऑब्वियसली उनकी कम्युनिकेशन डेवलप हो रही होती है, और बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो भी होती है वो बिहेवियर थेरेपिस्ट के होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अंडर वन रूफ अगर वो तीनों थेरेपीज दे रहा है तो आप उसमें चेंज भी बहुत जल्दी देखते ये तो है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स है, दे गेट कंफ्यूज to differentiate between speech therapy and behavior therapy. So you are a behavior therapist. So मैं आपका perspective सुनना चाहती हूँ कि how speech therapy is differentiate from behavior, and what is more important, or both are equally important? अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो पेरेंट्स कंसर्न सिर्फ ये होता है कि ये बोल पड़े। उनको जी। लगता है कि ये बोल पड़ेगा तो दैट इज द थिंग जो उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यस, इट इज, ऐसा बिल्कुल है कि वो बोलेगा तो वो अपनी नीड्स बताएगा तो आपकी आपकी इतनी प्रॉब्लम्स, या आप देखेंगे कि पब्लिक में भी उनको प्रॉब्लम फेस करने में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन व्हाट इफ वो नॉन वर्बल है बच्चा इस तरह से, उसमें ऑब्वियसली बिहेवियर इश्यूज भी फिर ज्यादा होंगे। नॉन वर्बल बच्चे मोस्टली एग्रेसिव होते हैं, बिकॉज अगर मैं आपको वर्बली कोई बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ और आप आगे से मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज मेरे अंदर इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, ये सब चीजें लेके आएगी, जो कि फिर बच्चे कुछ हिटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, थ्रोइंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है उस चीज में। ठीक है, लेकिन ये है कि बोथ थेरेपीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और विद इन अगर आप बिहेवियर थेरेपी ले रहे हो और अगर आप स्पीच थेरेपी नहीं ले रहे हो, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है स्पीच के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, उसके डिफरेंट ब्लैंक लेवल्स होते हैं, अपना एक स्पीच थेरेपिस्ट का एक गोल प्लान होता है जिस पे वो लेके चल रहे होते हैं। तो डिफिकल्ट हो जाता है अगर बिहेवियर थेरेपिस्ट दोनों चीज़ों पे काम करे, उनकी वोकलाइजेशन पे, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी, और बिकॉज़ बिहेवियर के साथ-साथ ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और बिहेवियर पे अगर उनके बिहेवियर पे काम हो रहा है, अगर एक बिहेवियर थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, कमांड्स फॉलो करवाने में उसकी हेल्प कर रहा है, अटेंशन स्पैन पे, सोशलाइजेशन में, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है उसकी फिर स्पीच पे ज़्यादातर तवज्जो दे पाएगा। अदरवाइज़ अगर वो भी बिहेवियर को कंट्रोल करने बैठ जाएँगे, तो वो स्पीच पे उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ स्पीच में बच्चों से उनकी यही इनपुट होती है कि बच्चे थोड़ा-सा इन्वॉल्व हों, एटलीस्ट साउंड्स निकालना स्टार्ट करें इस तरह से। तो जब तक वो बैठेगा नहीं, तो अटेंशन नहीं देगा, तो वो किस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस करेगा? Yes, you're so right. And speech therapy के गोल, जैसे हमारे speech therapist में sitting is not our main goal. हमारा main goal linguistics, communication है, and you guys are right. So these two are different fields, और ये equally ही important है. You're so right. अच्छा, ये हो गया, तो थोड़ा सा शिफा के बारे में बताएं कि व्हाट इज शिफा इंटरनेशनल में रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, कैसे थेरेपीज होती है, हाउ यू आर लाइक फील कि शिफा इज मेकिंग अ डिफरेंस? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ तीनों सर्विसेज अलोंग विद फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है। ये चारों थेरेपीज जो है हमारी अंडर वन रूफ है, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। बिहेवियर थेरेपी,
स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी। जहाँ पे हमारे सीपी चाइल्ड भी आते हैं जो ये थेरेपीज ले रहे होते हैं, चारों अवेल करते हैं। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं आने वाले, वो बहुत इस चीज़ से एप्रिशिएट करते हैं हमें, बहुत खुश होते हैं कि अंडर वन रूफ उनको, बिकॉज़ बच्चों को जो एटिपिकल थोड़ी टिपिकल डेवलपमेंट के साथ नहीं होते, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत बड़ा इश्यू होता है कि वो कभी लेट जाते हैं रास्ते में या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो करने पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल साथ-साथ हमारा डिपार्टमेंट है, अंडर वन रूफ है। तो वो बड़ा ईज़ी होता है उनके लिए कि इस बिहेवियर से, स्पीच में जाए, स्पीच से ऑक्यूपेशनल में, फिजिकल लेके देन वो घर चले जाए इस तरह से। ठीक है? और हमारे पास पेशेंट्स की रेशियो भी ज़्यादा है, different because we are working under the supervision of autism specialist Miss सलीमा साथिया। तो वो उनकी वजह से काफ़ी रेफरल्स हमें आते हैं और बेस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है हम लोगों को। उसके अलावा आरबीटीज़ हैं यहाँ पे, एसोसिएट अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट है, मिस फाइज़ा बदर स्पीच पैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे। तो अंडर वन रूफ हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं जो एक काम कर रहे हैं मिलके कोलैबोरेशंस के साथ। तो व्हिच मेक्स शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कि आप बेस्ट सर्विसेज देते हो उसपे, इस तरह से ऑटिज्म के। यस, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वन रूफ एक चीज मिले तो पेरेंट्स के लिए आसानी होती है कि इधर उधर भागने की बजाय वो एक ही दिन मतलब एक ही जगह आए, अपना काम कराए और बच्चा घर जाए, एज कम्पेयर टू क्योंकि हमारी इतने कम थेरेपिस्ट है। जैसे आई बिलोंग टू नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, अ स्मॉल टाउन, सो आई नो देयर इज नो डिफरेंट थेरेपिस्ट अवेलेबल और मुझे ढूंढने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा। I still remember when my child was little, I used to go to Pindi weekly to just take this therapy. So under one roof अगर हमें मिल जाए तो it's एक बहुत अच्छा हो जाता है, एक सुख का सांस आप लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स की लाइफ आर सो मिजरेबल, नो डिनाइंग दैट। बट अब मुझे ये जी। बताओ, कितना जरूरी है पाकिस्तान में कि इस फील्ड में लोग आए और स्मॉल स्मॉल सिटीज में आए? अच्छा ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची दे आर द बिग सिटीज़ ना, वहाँ पे सर्विसेज़ बहुत अच्छी मिल जाएँगी आपको। और हमारे यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और ऑब्वियसली उनको मजबूरी होती है कि रुकना पड़ता है उनको यहाँ पे फ्रॉम द जेलम, फ्रॉम द चिफाल या फतेहजंग, इस तरह के जो एरियाज़ हैं उस तरह से पेरेंट्स आ रहे होते हैं। अगर हम लोग प्रमोट करें, अवेयरनेस करें तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है यहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट की, स्पीच थेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जो डिफरेंट सिटीज़ में इवन इन बैकवर्ड एरियाज़ जो इस चीज़ पे काम करें बच्चों के और इस टैबू को रिमूव करें कि ये जो बच्चे होते हैं जो टिपिकल डेवलपमेंट के साथ नहीं होते, उन पे काम हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो टारगेट करें हमारे उन एरियाज़ को, जहाँ पे अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ ऑटिज़्म, या कोई ऐसी बीमारी भी है जो आपको आपको उस लेबल से बचा देती है कि आप कह सकते हो कि मेरा बच्चा अब ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकता, माज़ूरी के साथ पैदा हुआ है, दिमागी माज़ूरी है, ज़हन में मसला हो गया है इसके या इस तरह से। या कुछ पेरेंट्स जो है उन बच्चों को छोड़ भी देते हैं या ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होती बच्चों के उन लोगों में, तो उन चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड मेनी मोर साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट ताकि अवेयरनेस भी हो और काम भी कर सकें डिफरेंट एरियाज़ में। इटसेल्फ ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा होगा और अगर हम देखा जाए तो अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट हो जाए। ये तो बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एज अ थेरेपिस्ट पेरेंट्स आपके पास आते हैं, दे आर मोस्टली इन डिनायल और समटाइम्स दे आर लाइक कि बस हमारी जिंदगी खत्म है। जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स फील दैट दे आर मिजरेबल। सो एज अ थेरेपिस्ट आप उन्हें क्या गाइड करते हो? जैसे आई से कि गिव लव टू योर चाइल्ड एंड एक्सपेक्ट लेस, और थोड़ा एक्सेप्ट करें। सो आप क्या गाइड करोगे और हमारे इन पेरेंट्स के लिए भी आप कोई मैसेज दो? जो पेरेंट्स डिनायल में होते हैं ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट कि अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा आगे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता है। या अगर मैं एक फैमिली में इंडिपेंडेंट मूव कर रहा हूँ तो व्हाट इफ कि अगर कल को मैं नहीं रहता तो इसका क्या बनेगा? उनके लिए एकदम से ये बहुत बड़ा शॉक होता है कि ये फॉर द लाइफ आपको ये चीज़ चलेगी और बच्चा उस चीज़ के साथ नहीं होगा। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ओके आपको और कुछ पेरेंट्स को ये भी डर होता है कि अब दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में। कुछ मदर्स कहती हैं कि ये मेरी वज़ह से तो नहीं हुआ, कुछ फादर्स को लगता है कि मैंने टाइम नहीं दिया इस वज़ह से तो नहीं हो गया। इस तरह से डिफरेंट हमें
फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को मैं यही मशवरा दूँगी कि दिस इज़ योर चाइल्ड, आपका बच्चा है, आप एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। अगर आप एम्बैरेस होंगे उसको लेके तो दुनिया आपको और एम्बैरेस करेगी। उनको एक्सेप्ट करें, उन पे काम करें, खुद काम करें, थेरेपीज़ लें उनकी, उनको एक पब्लिक में एक्सपोज़ करें ताकि पब्लिक में भी एक्सपोज़र हो और आपका बच्चा भी ट्रॉमाटाइज़ ना हो, फ़ील ना करे कि आई एम वेरी डिफरेंट या मुझे ही इस तरह से क्यों रखा जा रहा है और आप खुद भी आहिस्ता-आहिस्ता उस एक्सेप्टेंस के साथ आ जाएँगे। अगर हम बात करें यहाँ पे आने वाले पेरेंट्स की, तो जब वो स्टार्ट में आते हैं तो येस दे आर इन डिनायल और बड़े क्यूरियोसिटी होती है उनको कि आइदर डायग्नोसिस इसको ऑटिज़्म का मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन विद टाइम जब वो यहाँ बैठती हैं, वो दूसरे पेरेंट्स से अपना जर्नी शेयर करते हैं या उनका सुनते हैं स्ट्रगल फ्रॉम 2 इयर्स दे आर गोइंग फॉर थेरेपी, दे आर टेकिंग थेरेपी या फ्रॉम 3 इयर्स और ये मैनेज इस तरह से हुआ है मेरा बच्चा, अब बोलने लग गया है, अब चलने लग गया है सही, अब स्कूल जाता है, तो वो थोड़ी-थोड़ी उनमें एक्सेप्टेंस आती जाती है और दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट मुझे यहाँ का लगता है कि पेरेंट्स जो है आपस में जो है डिस्कस करते हैं, थोड़ा उनका हौसला मिलता है। अच्छा ठीक है, इनका भी बच्चा इस तरह से था, तो अब आगे मूव किया है विद थेरेपी तो वो आगे इस तरह से इस पॉइंट पे पहुँच गया है। वो चीज़ थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस में आपको हेल्प कर देती है। लेकिन वो वही फिर जब आप एक बाहर वाली दुनिया में जाते हो, इस रिहैब से निकल के एक जनरल उसमें जाते हो, एनवायरनमेंट में जाते हो, तो फिर आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मॉल्स में लेट जाता है, बच्चे इसको देख के मज़ाक उड़ाते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो वो उसके लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों पे काम करें, अपने बच्चे हैं उनके लिए कभी भी शर्मिंदा मत हो, ठीक है? ये ना उनका कसूर है, ये ना आपका कसूर है कि ये वो इस तरह से ठीक है, उनको एक्सेप्ट करें, उन पे काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखें पूरी और मैनेजमेंट की तरफ मूव करें। जी, ज़ाहिर है। अब मैं तो मतलब पर्सनली एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप अपने नालायक बच्चे को भी तो ट्यूशन रखवा के देते हो ना, तो इन बच्चों के साथ भी करो। एंड ट्रस्ट मी, एज़ हमारा रिलिजन भी है, तो आई जस्ट गिव द कि आपकी जन्नत का रास्ता है, सो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करें, काम करें, अच्छी तरबियत करेंगे और यही तरबियत है कि उन्हें टाइमली थेरेपीज़ दें, उनकी ज़रूरियात एज़ अ पेरेंट्स इट्स आवर ड्यूटी टू फुलफिल आवर चिल्ड्रन नीड्स। और आपने सही कहा कि हम अगर शर्मिंदा होंगे तो ज़ाहिर है लोग हमें और तंग करेंगे। अगर हम प्राउड फ़ील होंगे अपने बच्चों से तो एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट इट और एज़ अ पेरेंट हमें अनकंडीशनल लव देना चाहिए। सो जी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके एंड इट्स सच अ ऑनर कि आप आइए यहाँ पर। टाइम बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाहता है आपसे सारा दिन बात करते रहें लेकिन यू नो वी आई हैव सम लिमिटेड टाइम। आप कोई मशवरा दो, चीज़ दो प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स को और इस कम्युनिटी को ऑन ऑटिज्म एंड हाउ कैन वी मेक इट एज़ अ स्टेक होल्डर्स जो कि इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग नहीं कर सकते, हाउ कैन दे मेक अ बेटर एनवायरनमेंट? हम हमेशा पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को कहते हैं, बट एज़ अ कम्युनिटी को अगर आप कोई मैसेज दो। अ, मेरा सबको यही मैसेज है कि अवेयरनेस को प्रमोट करें ऑटिज़्म की, इसको पब्लिक के लिए आम करें, ताकि वो लोग जो ऐसे एरियाज़ में बैठे हैं जिनको पता भी नहीं है कि ऑटिज़्म होता क्या है, उनको जाके ये चीज़ें बताएँ, उनको अपनी जर्नी बताएँ, उनसे छुपाएँ मत। एज़ अ पेरेंट शेयर करें कि आपके बच्चे ने कितना स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुँचा है, ताकि आने वाले मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मेट का बच्चा है या अगर आपके गाँव में कोई ऐसा बच्चा है, जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो इस चीज़ से जो है ना फ़ायदा उठा सके और इस चीज़ पे काम करके उसकी हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें। बेसिकली हम अपने पाकिस्तान को इम्प्रूव करेंगे, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे, एक्सेप्टेंस उसमें लेके आएँगे और ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनको एक लेबल से हटाना चाहेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम रिलिजन वाइज़ भी देखें और अगर आप सैटिस्फैक्शन चाहते हैं अपने दिल की, अपने माइंड की, अपने फ़ील्ड से अगर आप कहें कि हाँ ठीक है, मैं काम कर रही हूँ किसी फ़ील्ड में और मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो वो आप इस तरह से एज़ अ कम्युनिटी कर सकते हैं कि आप अवेयरनेस करें, आप बच्चों के लिए हेल्प करें, उनको उनको एट लीस्ट धुतकारें मत अपनी सोसाइटी से बिकॉज़ उनको भी उनका भी दुःख होता है, वो भी फ़ील करते हैं, उनके पेरेंट्स भी फ़ील करते हैं, तो उनको उस चीज़ से उस गिल्ट में मत डालें, उनको इस गिल्ट से निकालें, उनकी हेल्प करें। यस, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। इट्स अ बिग ऑनर कि हमेशा शिफा इंटरनेशनल हमारे
प्लेटफॉर्म में आता है अवेयरनेस को बिल्ड करने। थैंक्स टू यू कि आप आई, टाइम निकाल के। आई नो यू मस्ट बी सो बिजी, और स्पेशली आप पेरेंट्स के लिए आए, सो दैट्स मेक यू कि आप कितने कंसर्न हो, एंड यू हैव दैट एम्पैथी जो आपको एक बेहतर थेरेपिस्ट बनाता है। सो आई गिव यू अ लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह करते रहो, काम करते रहो, आगे जाओ, चेंजेस लेकर आओ। एक लास्ट चीज मैं कहूंगी, what was the most happiest movement in your professional life? your first patient अगर आया तो क्या चीज थी जिसने आपको बहुत खुश किया हो? अ, मेरे पास जो सबसे बच्चा पहला आया था, जब मैं मैंने काम स्टार्ट किया बच्चों के साथ, तो जो मेरा सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, या मैं जो दुनिया को बताना चाहती हूँ हमेशा से, कि उसने जब मेरा नाम लिया, बच्चे ने, फर्स्ट वर्ड था व्हेन ही सेड सदफ, आई वाज़ लाइक व्हाट? सदफ? उसने मेरा नाम लिया, एंड उसकी मम्मी ने ये नहीं सोचा कि उसने नाम, उसकी मम्मी ने वर्बल हुआ और सबसे पहले आपका नाम लिया। उनको नहीं फ़र्क पड़ा कि इसने मम्मा क्यों नहीं बोला, बाबा क्यों नहीं बोला, और इस तरह से। एंड द सेकंड थिंग, जो मेरे पेशेंट्स के मदर्स या फादर से जो मुझे मोटिवेशन मिलती है, इवन मैं जब कोविड डेज़ में, जब ऑब्वियसली बच्चों की थेरेपीज़ थोड़ी-सी रुक गई थी, और इस तरह से हमारा पैंडेमिक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की पैंडेमिक ने हमारी सोसाइटी में। उसमें जब आपके पेशेंट्स की मदर्स आपको टेक्स्ट कर रही हैं कि एक्स-वाई-ज़ी इज़ मिसिंग यू, और वीडियोज़ बना के भेज रही हैं अपने बच्चों की कि आई मिस यू सदफ, आई लव यू सदफ, वेयर आर यू सदफ, इस तरह से चीज़ें, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अट्रैक्ट करती है। एंड मैं फिर दिखाती भी हूँ सबको कि लुक, ये बच्चे ने इस तरह से बोला है, और इस तरह से ये टूक है, और वो चीज़ जो आपको सैटिस्फैक्शन देती है अपने प्रोफ़ेशन को लेके, जो चीज़ वो आपको खुशी देती है, वो एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते वर्ड्स में, आई गेस। यस, ब्योर 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 मुझे याद है कि जब मेरा पहला क्लाइंट वो था तो आई क्राइड, इतना मैं अपने बेटे के बोलने पे नहीं रोई थी जितना उसके। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड माशाल्लाह से यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर कमिंग, जितना मैं आपका थैंक्स करूँ उतना कम है। मे अल्लाह ब्लेस यू, एंड थैंक यू, एंड लेट्स से बाय बाय। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपको हम बार बार तंग करते रहेंगे। So, नो Allah प्रॉब्लम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़। Hafiz. थैंक यू सो मच।